Hey guys, so today's video is going to be about a specific company और इस segment को मैं बोलूँगा company in focus और मैं इसकी एक अलग से playlist भी बनाऊँगा एंड आपको इन फ्यूचर भी कोई स्पेसिफिक कंपनी के बारे में अगर कुछ जानना हो तो वो उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। सबसे पहले कंपनी कौन सी है? कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर से है एंड कंपनी का नाम है ओबरॉय रियल्टी। सो ओबरॉय रियल्टी इज फ्रॉम द रियल एस्टेट सेक्टर एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ों के बारे में एंड कौन से फैक्टर्स के बारे में हमें एक कंपनी के एनालिसिस करते हुए देखना चाहिए। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपनी, देन वी विल डू द इंडस्ट्री एनालिसिस, देन एक होती है स्वॉट एनालिसिस जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसके फंडामेंटल्स एंड देन फिर उसके टेक्निकल्स एंड फिर उसके बाद क्या व्यू है मेरा एंड यहाँ से हम फ्यूचर में क्या फोरकास्ट करते हैं। सो आइए सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी इज बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे। ये मुंबई की रियल एस्टेट सेक्टर का बहुत बड़ा प्लेयर है ये कंपनी एंड दे आर इनटू कमर्शियल, रेजिडेंशियल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इनके स्कूल्स हैं, फिर इनका मॉल्स भी हैं, ओबरॉय मॉल करके है, तो हॉस्पिटैलिटी में भी है ये एंड रिटेल सेक्टर में भी हैं। तो इनकी ये 5 सेगमेंट है एंड इनकी जो रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वो अंधेरी, बोरीवली, गोरेगांव, खार, वर्ली जैसी जगहों पे है एंड ये मेनली प्रीमियम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स ही लेते हैं एंड प्रीमियम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पे फोकस करते हैं एंड इनके पास 4 decades का एक्सपीरियंस है एंड दे हैव कंप्लीटेड अराउंड 42 प्रोजेक्ट्स टिल डेट। तो ये हो गई बात कंपनी के बारे में। अब एक बार इंडस्ट्री एनालिसिस कर लेते हैं। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री होती कैसी है? रियल एस्टेट इंडस्ट्री होती है सिक्लिकल। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री सिक्लिकल होती है तो उसका मतलब क्या है? उसकी साइकिल होती है, इकोनॉमिक साइकिल्स के साथ रियल एस्टेट एक परफॉर्म करती है और रियल एस्टेट को हम एक एज एन ऑल्टरनेटिव एसेट मानते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक ऑल्टरनेटिव एसेट होती है और रियल एस्टेट एक काफ़ी इलिक्विड एसेट होती है, इतनी जल्दी सेल नहीं हो पाती है और आपका पैसा एक बार डल जाता है रियल एस्टेट में तो फिर वो लंबे टाइम तक रहता है और इनिशियल अमाउंट आपको एक अच्छा खासा डालना पड़ता है। तो सिक्लिकल क्यों है? क्योंकि जब इन्फ्लेशन लोअर लेवल पे होती है और फिर जब एक्सपेंशन होती है और आपकी इन्फ्लेशन ऊपर जाने लग जाती है एक्सपेंशन फेज में, तो उसमें रियल एस्टेट बेस्ट परफॉर्म करती है। तो रियल एस्टेट जब इन्फ्लेशन ऊपर जा रही होती है तब रियल एस्टेट सबसे अच्छा परफॉर्म करती है और आपकी रियल एस्टेट के प्राइसेस भी बढ़ते हैं। इस वजह से हम कहते हैं रियल एस्टेट इज अ गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन जब ऊपर जा रही है तो आपकी रियल एस्टेट भी परफॉर्म करती है। अब जैसे इन्फ्लेशन, आप एग्जाम्पल लीजिए, आपकी इन्फ्लेशन कोविड जब हिट हुआ था उसके बाद काफ़ी लोअर लेवल पे थी और फिर अगर आप देखें तो आपके जो इन्फ्लेशन अब काफ़ी हायर लेवल पे आ गई है और आप अगर देखें आपके जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं रियल एस्टेट के, उनके प्राइसेस, आपके हाउसिंग प्राइसेस सब बहुत अच्छे परफॉर्म किए होंगे विद इन लास्ट 1.5-2 ईयर्स में। सो ये होता है कि इन्फ्लेशन के साथ ये ऊपर जाती है। विच कंपनीज आर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री? लिस्टेड में से अगर मैं देखूँ इट इज़ DLF, गोदरेज, लोधा, Phoenix Mills, Shobha, Brigade, and Oberoi Realty is the third largest company by market cap in this sector. ये mid cap सेक्टर में से आती है तो ये थोड़ा एक रिस्की स्टॉक होता है क्योंकि ये मिड कैप सेक्टर में है एंड DLF एंड गोदरेज आर नंबर 1 एंड नंबर 2 रिस्पेक्टिवली। ये तो इनका अगर बॉम्बे में ही फोकस, तो मैं बोलूँगा कि इनके मेन कंपेटिटर्स कौन से हैं? इनके मेन कंपेटिटर्स है लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, हीरा नंदानी डेवलपर्स एंड कल्पतरू ग्रुप। सो गोदरेज तो आपको पता ही है 150 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास एंड लोधा ने तो बॉम्बे में करीबन 300 प्लस प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं। अब आइए चलते हैं, हम जल्दी से एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं इस कंपनी की। तो आइए अब हम करते हैं एक स्वॉट एनालिसिस। सो सबसे पहले इनकी स्ट्रेंथ देखें। सो इनका ब्रांड नेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मुंबई में एंड रियल एस्टेट में ब्रांड नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रॉड काफ़ी होते हैं रियल एस्टेट में एंड लोगों को एक काफ़ी बड़ा चंक ऑफ सेविंग्स लगाते हैं रियल एस्टेट में तो उनको एक बहुत बड़ा डर रहता है। तो इस वजह से ब्रांड नेम बहुत ज़रूरी है और इस कंपनी का ब्रांड नेम मुंबई में काफ़ी अच्छा है। इनकी प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मुंबई में एंड इनका जो एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने बताया, 40 ईयर्स से ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। अब वीकनेस की अगर बात करें तो वीकनेस में इनका सिक्लिकल इंडस्ट्री है इनकी एंड इनकी जो इनपुट कॉस्ट है
वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। तो अगर आपकी इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है और आपके जो रॉ मटेरियल है वो भी महंगा हो रहा है, तो इनकी जो आपकी जो हाउसिंग प्राइसेस होता है और इनकी जो कॉस्ट होती है घर बनाने की, वो भी ऊपर चली जाती है। तो रिसेंट टाइम्स में कंपनी प्राइस हाइक्स करती है, बट ये जो इनपुट कॉस्ट जो होती है, जैसे सीमेंट हो गया इनके लिए, स्टील हो गया घर बनाने में, इसके प्राइसेस जब ऊपर जाते हैं तो वो इतना मैसिवली पास ऑन नहीं कर पाते अपने कस्टमर पे, तो इनके जो मार्जिन होते हैं उस पर एक इफेक्ट आता है। अब एक बहुत बड़ा पॉइंट और मेरे को जो रियल एस्टेट में इंडिया में एक इशू लगता है वो है रेंटल यील्ड। इंडिया में रेंटल यील्ड बहुत कम है। अब रेंटल यील्ड होती क्या है? रेंटल यील्ड होता है कि आप कितना रेंट कमा रहे हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट पे। तो अगर किसी को एज एन इन्वेस्टमेंट देखना है रियल एस्टेट और एक वो घर लेते हैं, तो उसको अगर वो रेंट पे चढ़ाते हैं एंड रेंट पे रेंट आउट करते हैं, तो इशू ये होता है कि उस पर जो उनको रिटर्न मिलता है वो काफ़ी लो होता है। क्योंकि आप बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में इंडिया में देखिए, रेंटल यील्ड इज 2 to 3% एंड दैट इज़ वेरी लो, बिकॉज आपका हाउसिंग लोन तो 7-8% होता है। तो अगर आप दूसरी साइड देखें यूएस वगैरह में, तो वहाँ पे ये एक अच्छा है कि वहाँ पे आपका जो यूजुअली जो मॉर्गेज रेट होता है, तो लोग क्या करते हैं कि अपना हाउस लोन पे ले लेते हैं एंड फिर उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं एंड फिर वो जो रेंट आता है उससे उनका लोन पे होता रहता है, इवेंचुअली उनकी एक प्रॉपर्टी बन जाती है। बट इंडिया में आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज आपका जो हाउसिंग लोन है वो 7-8% होता है और आपकी जो रेंट है वो 2 to 3% होता है। तो आप वहाँ पे एज एन इन्वेस्टमेंट आप ऑन नहीं कर सकते। और यहाँ पे इंडिया में जो रेंटल नॉर्म्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है टुवर्ड्स द टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स के पास इतने राइट्स होते नहीं, तो इस वजह से रेंटल यील्ड इंडिया में लो है। अब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी ऑब्वियसली पॉजिटिव आउटलुक है पूरे वर्ल्ड वाइड एंड इनकम ऑफ सिटीजन्स इन इंडिया इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो दिस इज गुड फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर। क्योंकि लोगों की अगर सेविंग्स बढ़ेगी, उनकी जो इनकम है वो बढ़ेगी, तो उनके पास रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा रहेगा। एंड इनके पास एक और अपॉर्चुनिटी ये है कि ये और सारी, अभी बस मुंबई में है, तो ये और सारी सिटीज़ में जाके भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं। पहले स्टार्ट कर सकते हैं महाराष्ट्र की दूसरी सिटीज़ लाइक पुणे, एंड देन ये और सारी मेट्रो सिटीज़ में भी जाने का सोच सकते हैं। और इनके जो सबसे बड़े थ्रेट्स हैं वो है काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स है इंडिया में एंड रियल एस्टेट से रिगार्डिंग ऑब्वियसली होने भी चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं और इतने सारे प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं होते। तो इस वजह से यस, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बट एज अ कंपनी आप देखें तो उनके लिए एक ये इशू भी होता है। फ्रॉड्स काफ़ी होते हैं जैसे मैंने बताया। एंड जो इकोनॉमिक आउटलुक है अभी, अगर आप देखें शॉर्ट टर्म में 1-2 साल की अगर मैं बात करूं, तो अभी हम जो मैं साइकिल बात कर रहा था, अभी आप उस साइकिल के एंड पे हैं जहाँ पे आपकी इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है और आपके सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, होम लोन की इंटरेस्ट रेट कम बढ़ते हैं, तो जो हाउसिंग की डिमांड होगी वो नीचे चली जाएगी और फिर आपकी जो हाउसिंग प्राइजेस है वो भी नीचे जाने लग जाएंगे। अब देखते हैं इंडिया में इसका क्या इफेक्ट होता है। अभी तक तो हाउसिंग डिमांड स्ट्रांग है, बट अगर आप यूएस से कंपेयर करें, यूएस में मॉर्गेज रेट्स काफ़ी हाई चले गए हैं एंड जो वहाँ पे डिमांड है वो भी काफ़ी नीचे आ रही है। सो ये हो गई अपनी स्वॉट एनालिसिस एंड नेक्स्ट वी विल डू द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी। नाउ टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ ओबरॉय रियल्टी। ओबरॉय रियल्टी अगर आप देखें तो ओबरॉय रियल्टी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग है। करीबन जो इनके प्रमोटर्स हैं वो करीबन 68% अपनी शेयर होल्डिंग है उनकी इस कंपनी में, एंड दैट इज़ अ रियली पॉजिटिव साइन कि जो प्रमोटर है, जो ओनर है कंपनी के, दे हैव अ गुड शेयर एंड उन्होंने अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो लास्ट फ्यू ईयर्स में बिल्कुल भी चेंज नहीं की है। तो कभी कभार कुछ कंपनीज के ओनर्स होते हैं, वो उनको लगता है कि मेरा शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर चला गया है, तो वो अपनी शेयर होल्डिंग थोड़ी कम कर देते हैं और अपने कैश आउट कर लेते हैं, बट इन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। ओवर द ईयर सेम रही है, सो दैट इज़ अ बिग पॉजिटिव। एंड इंस्टीट्यूशंस भी अगर देखें तो 18% FIIs ने डाल रखे हैं, द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का 12% के आसपास शेयर होल्डिंग है एंड पब्लिक के पास खाली 2% है, तो दैट इज़ अ रियली गुड साइन। पब्लिक के पास बट 2% है, दैट इज़ अ रियली गुड साइन। अगर कोई कंपनी में पब्लिक के पास ज़्यादा होती है, प्रमोटर के पास बहुत कम होती है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव होता है, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अब इस कंपनी की अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो आपका निकलता है जो आपने सेल्स की है माइनस आपने जो प्रोडक्ट्स बेचे हैं उसकी कॉस्ट क्या थी, तो दैट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 45% है इनका, दैट इज सो सॉलिड। एंड अगर आप दूसरी साइड पे देखिए, दूसरी लिस्टेड प्लेयर्स लाइक DLF, ब्रिगेड, यूजुअली 20 to 30% होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो इस कंपनी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है।
अब अगर मैं कैश फ्लो की बात करूं, कैश फ्लो इनका ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स बढ़ रहा है, दैट इज़ अ गुड साइन। कैश होना है कंपनी के पास बहुत अच्छी बात होती है। और अगर आप इसकी का शेयर का रिटर्न देखें तो 13% ओवर द लास्ट 5 इयर्स CAGR इनका 13% है। So the compounded annualized growth rate is 13% over the last 5 years. And then अगर profit growth की बात करें तो CAGR 23%. That is also very good. So profit भी बढ़ रहा है, share price भी बढ़ रहा है, and अगर आपका इसका P ratio जो होता है, price to earnings ratio, वो जो इसके इंडस्ट्री में peers है उससे कम है। So that is a sign that ये अपनी इंडस्ट्री में as compared to other competitors ये थोड़ा undervalued है अभी भी। अब अगर मैं negatives की बात करूँ, इस कंपनी की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी लो डिविडेंड्स देती है। एंड पहली बात, ये मिड कैप स्टॉक है तो ये ग्रोथ स्टॉक है, तो वैसे भी डिविडेंड्स कम होते हैं, बट रियल एस्टेट एज अ सेक्टर ये डिविडेंड्स कम देते हैं। तो अगर आप इनकम चाह रहे हैं स्टॉक से, वो आपको इतनी नहीं मिलती। मिड कैप सेक्टर से है, सो इट इज़ रिस्की। एंड जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है, अब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, जो आपको आपका इक्विटी जो आपको शेयर होल्डर से पैसा मिल रहा है उससे आप कैसा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, वो काफ़ी लो है इस सेक्टर का। सो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी लो है इस सेक्टर का, तो वो एक नेगेटिव है, बट वो पूरे सेक्टर का ही लो है। एंड जो सेल्स है सितंबर क्वार्टर में वो डिप की है। तो जैसे मैं बात कर रहा था, हो सकता है यहाँ पे हाउसिंग में एक थोड़ा सा स्लो डाउन आए, तो यूएस में जो आने लग गया है, तो इनकी जो सितंबर क्वार्टर की सेल्स थी वो थोड़ी लो थी। एंड जो ROCE होता है वो होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो जो आपका कैपिटल है उनका आप कैसे यूज़ कर रहे हो प्रॉफिट्स को जनरेट करने में, वो इसका लास्ट फ्यू ईयर्स में नीचे गिर रहा है, तो वो भी एक थोड़ा सा इशू है इस स्टॉक में। अब आइए चलते हैं और आते हैं टेक्निकल्स देखते हैं, चार्ट देखते हैं, एनालाइज करते हैं इस कंपनी के लेवल्स। तो आइए अब चलते हैं और हम टेक्निकल्स देखते हैं इस चार्ट के। सो अगर मैं चार्ट पे देखूं, टेक्निकल एनालिसिस पे देखूं, तो ये स्टॉक ने अपना सितंबर 2022 में 1088 का हाई लगाया था एंड अब वो ट्रेड कर रहा है 926 पे। सो दैट इज अ क्लोज टू 15% लोअर फ्रॉम द हाइज। अब आइए चलते हैं, हम वीकली चार्ट्स देखते हैं। आपके सामने ये वीकली चार्ट्स है और 750 to 800 इज अ गुड रेंज टू ऐड द स्टॉक इफ यू गेट द लेवल्स। अब अगर आप देखें 750 to 800 जो लेवल है वहाँ पे एक सपोर्ट है, और मैंने आपसे एक बार पहले भी बताया था कि अगर 800 के आसपास आपको ये स्टॉक मिलता है तो वो एक अच्छी रेंज हो सकती है टू ऐड दिस स्टॉक फॉर हायर लेवल्स। एंड फिर वहाँ से एक बाउंस भी आते हुए दिखा। अक्टूबर में हम 820 830 अराउंड लेवल्स के आसपास टेस्ट किया एंड वहाँ से अब वापस बाउंस आया। अब आपको अगर आगे चल के कोई वापस डिप मिलता है टुवर्ड्स दैट रेंज, दैट विल बी अ गुड लेवल टू ऐड दिस स्टॉक। एंड ये स्टॉक पिछले एक साल से 750 से 1100 तक की रेंज में ही है। तो अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चाहिए स्टॉक में, तो आपको 1100 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। एंड अगर वो क्रॉस होता है तो आपका टारगेट फिर बनता है लॉन्ग टर्म में 1500 से 1600 का लेवल। Okay, so now it is time to talk about the view on this stock and the forecast of this stock. So अगर हम डिस्कस करें इस स्टॉक के व्यू का और नियर टर्म इसके फ्यूचर में क्या लग रहा है, so अगर आप यूएस की हाउसिंग मार्केट देखें वहाँ पे एक स्लो डाउन आने लग गया है, बट अभी भी इंडिया में अगर आप देखें तो आपके जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसकी डिमांड अच्छी है, हाउसिंग की डिमांड अच्छी है। तो अभी इतना इफेक्ट देख नहीं रहा है, बिकॉज फर्स्टली इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो इतना हाई नहीं है और हमारा सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स इतना तेजी से नहीं बढ़ा रहा जितना तेजी से यूएस में बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से अभी तक इंडिया में आपको नहीं दिखा है इफेक्ट, बट आगे चल के हमें देखना होगा कि क्या ये सारी चीज़ों के इफेक्ट्स इंडिया की तरफ भी ट्रिकल डाउन होते हैं जो यूएस में हो रहा है। जो हाउसिंग डिमांड है वो नीचे आ गई है यूएस में, बिकॉज मॉर्गेज रेट आर 7% प्लस। 1-1.5 साल पहले वहाँ पे मॉर्गेज रेट 2% पे थे, तो 7% 8% के आसपास वहाँ पे कोई घर खरीदना नहीं चाहता है, तो वहाँ पे डिमांड नीचे आ रही है। अब यहाँ पे भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो देखना पड़ेगा कि उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे हाउसिंग डिमांड पे, और हाउसिंग लोन कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और क्या लोग घर की डिमांड करते हैं। बट अगर आप 2-3 साल का व्यू रखें, 3-4 साल का व्यू रखें, तो जो ये डिप आ रहे हैं स्टॉक में, मेरे हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर में भी आपको थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहिए, रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी एक्सपोजर लेना चाहिए, बट ओनली ऑन डिप्स। जब आपको कोई एक अच्छा डिप दिखे इन सेक्टर में, इस स्टॉक्स में, तब आपको एक एक्सपोजर लेना चाहिए। और हमेशा से मेरी 2 टॉपिक रही हैं, इस वजह से ये कंपनी को आई लाइक दिस कंपनी, और जो मैंने इसके फंडामेंटल्स की बात करी वो काफ़ी अच्छे थे। वो है ओबरॉय रियल्टी, मेरा एक अच्छा स्टॉक है जो मेरे दिमाग में रहता है, और दूसरा DLF है, और DLF में पर्सनली आई एम इन्वेस्टेड। सो DLF में मैं 1.5-2 साल से इन्वेस्टेड हूँ, एंड ओबरॉय रियल्टी में भी मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ अभी, बट एक ये मेरे को अच्छा स्टॉक लगता है रियल एस्टेट सेक्टर से। लाइक अगर मेरे को DLF के सिवाय कोई कंपनी चूज करनी हो तो वो ओबरॉय रियल्टी होगा।
So guys, this was the whole video, and if you like the video, do hit the like button and also subscribe to the channel. See you in the coming videos.